हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग, सब बढ़िया जी। आज हम देखने वाले अल्काहलाइड्स के मैकेनिज्म। जनरली अल्काहलाइड कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है उसको ही समझने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि मैकेनिज्म होता क्या है। तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्वेंस एंड द वे इन विच अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। मैकेनिज्म क्या बताता है, देखिए जैसे हम लोग एक रिएक्शन कराते ए करवा के डायरेक्ट लिख देते प्रोडक्ट बन गया बी, लेकिन ए से लेके प्रोडक्ट बी बनने तक उसने कुछ स्टेप फॉलो किया था। डायरेक्ट ए से बी नहीं बना होगा, बीच में कोई प्रोसेस आया होगा, सी स्टेप आया होगा, सी से बना होगा डी, डी से फिर बना होगा बी। तो हम लोग तो ऐसे डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाता देते हैं, लेकिन जब एक्चुअली देखा जाए तो रिएक्शन से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता, वहाँ पे बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आते हैं। तो वही सीक्वेंस कौन सा फॉलो करता है, कौन सा स्टेप्स लगता है, उसी को मैकेनिज्म बोला जाता है और इसको मैकेनिज्म के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है। तो वैसे तो मैकेनिज्म बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम जो मैकेनिज्म देख रहे हो कौन सा टाइप का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म देख रहे हैं, जहां पर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है कि वो दो टाइप के मैकेनिज्म फॉलो करता है, एक तो SN1 वाला और एक SN2। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, SN1 एंड SN2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं SN1 से। एस स्टैंड करता है सब्स्टिट्यूशनल, एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, वन रिप्रेजेंट करता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक मॉलिक्यूल, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मतलब होता है इसका जो रेट जो है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, बराबर। इसके बारे में और आपको आगे समझ में आएगा ये यूनिमोलिकुलर वर्ड लिखा ही क्यों गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए एक एग्जांपल लेके स्टार्ट कर दे इसको। एग्जांपल ले लिया गया CH3CH3CH3Br, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन किस पे करवा दिया गया है, किसी भी बेस के प्रेजेंस में, क्योंकि बेस क्या रिलीज करता है, OH- आयन। अब OH- आयन जाके ब्रोमीन को क्या कर दिया, रिप्लेस। कि ब्रोमीन क्या एक न्यूक्लियोफाइल और OH भी क्या एक न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया। ब्रोमीन की जगह पे आ गया OH और यहाँ पे निकल के क्या आ गया Br- एज अ लिविंग ग्रुप के तौर पे निकल गया। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है ऑब्जर्व किया गया है, तो इस टाइप के रिएक्शन का जो रेट है सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा था, जिसको हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं। ये अटैक करने वाला है तो इसको क्या बुलाएंगे, रिएजेंट। तो रिएक्शन का रेट देखा गया किस पे डिपेंड कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा था, जो कि है CH3CH3 और CH3Br, इस पे डिपेंड कर रहा था, ना कि न्यूक्लियोफाइल OH पे। मतलब एक रेट जो है सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए देखो यहाँ पर लिखा गया यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का रेट सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड था, वो कौन था, सबस्ट्रेट, ना कि न्यूक्लियोफाइल। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द सबस्ट्रेट ओनली, बराबर ना। जब सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है तो रेट भी किस पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पे। इसीलिए ये क्या होता है, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये तो जस्ट मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है, मैकेनिज्म अब स्टार्ट होगा। तो चलिए मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। दो स्टेप का मैकेनिज्म होता है ये। पहले स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। देखिए आप ले लिए CH3CH3CH3Br लिया है, और ऐसे रिएक्शन करवाने के हम लोग क्या चाहिए रहता है, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए रहता है। पोलार प्रोटिक, स्पेलिंग गलत है, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट करके चाहिए रहता है। प्रोटिक का मतलब होता है जिसके अंदर H बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी हो, और पोलर का मतलब पता ही होगा आपको, जिसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट हो। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए रहता है। ये सॉल्वेंट क्या करता है, ये बॉन्ड को धीरे धीरे वीक करते जाता है। अब धीरे धीरे इतना बॉन्ड इतना वीक होता है कि ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है और इस कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, कार्बोकेटायन, जो कि क्या है, एक इंटरमीडिएट है। ठीक है, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, जल्दी से जल्दी रिएक्ट करके कुछ ना कुछ बनाना चाहता है। तो स्टेप 2 में जैसे ही कार्बोकेटन बना, न्यूक्लियोफाइल जो था वो अटैक करेगा इस पे। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का दो तरीका है। देखो इसका एब्रेशन क्या है, sp2, और sp2 का शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लानर, बराबर ना, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर। इस तरह से एक प्लेन बना के रहता है, ये इस तरह से एक प्लेन में होता है। यहाँ पर दो तरीका अटैक करने का, फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। कहने का मतलब एबो भी अटैक हो सकता है और बिलो से भी अटैक हो सकता है।
मान लीजिए फ्रंट से अटैक किया तो यहाँ पर आ सकता है, और बैक से अटैक किया तो पीछे की तरफ आ सकता है, बराबर। तो जब देखिए सबस्ट्रेट में ब्रोमीन कहाँ पर था, राइट साइड में। रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना वहाँ पर भी OH ग्रुप कहाँ पर, राइट साइड में। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदला, तो इसको हम लोग बुलाते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर राइट का लेफ्ट में आ गया OH ग्रुप, इसको बुलाया जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बराबर। तो एक में रिटेंशन होता है तो दूसरे में इन्वर्जन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बढ़िया। अब जरा बात कर लेते हैं SN2 रिएक्शन के बारे में। फुल फॉर्म है सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनी नहीं आएगा, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन आता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। CH3Br रिएक्ट किया OH के साथ, OH जो है ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया, बना लिया CH3OH और Br माइनस निकल गया। इसका रेट जो देखा गया डिपेंड कर रहा था दोनों पे भी, सबस्ट्रेट के साथ साथ रिएजेंट पे भी डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे लिखा गया रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, दोनों पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। सिर्फ सिंगल स्टेप का मैकेनिज्म होता है। यहाँ पर क्या होता है, आपने ले लिया CH3Br, बराबर, इस तरह से लिखा गया है। CH3Br का जो ज्योमेट्री होगा क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। एक H ऊपर, एक H ये साइड, एक H बीच में, और एक ब्रोमीन राइट साइड। अब यहाँ पर चाहिए हमको पोलर लेकिन अप्रोटिक सॉल्वेंट, जिसके अंदर H बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी ना हो, तो अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, बराबर। और यहाँ पर आ रहा है बेस अटैक करने के लिए। आगे से पहली बात तो ये अटैक कर नहीं पाएगा क्योंकि पहले ही ब्रोमीन है। इसके बाद एक ही ऑप्शन है, बैक साइड अटैक करेगा, पीछे की तरफ से अटैक करता है। दो काम एक साथ होता है यहाँ पर। धीरे धीरे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है OH बॉन्ड का, और धीरे धीरे ब्रोमीन का जो है बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, बराबर। यहाँ पर बॉन्ड क्या हो रहा है, धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इस कंडीशन को हम लोग बुलाते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये कुछ ही सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए होता है, ट्रांजिशन स्टेट के नाम से बुलाया जाता है। तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। एक कार्बन ने 5 बॉन्ड बनाया है ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक कार्बन को, या फिर ऐसे बोलो कि 5 जो ग्रुप्स ने सराउंड कर रखा है, जिसको हम लोग बुलाते हैं पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन, पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन के नाम से बुलाते हैं। अब एक फाइनल एक स्टेप आएगा जब यहाँ पर तुरंत पूरी तरह से ब्रोमीन ब्रेक हो जाएगा और H बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर जो ब्रोमीन था जो राइट साइड था, वहाँ पर OH का आ चुका है लेफ्ट साइड। कॉन्फ्लिक्शन क्या हो चुका है, बिल्कुल अपोजिट। और अच्छे से समझने के लिए इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। डिफ्रेंशिएट डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2 रिएक्शन, ठीक है। चलिए सबसे पहले फैक्टर्स के बेसिस पर बात करते हैं। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, ऑफ सबस्ट्रेट। तो SN1 में कैसा सबस्ट्रेट चाहिए, SN1 में एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने वाला सबस्ट्रेट चाहिए। ऐसा सबस्ट्रेट जो कि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सके, वो SN1 में जाने का चांस मैक्सिमम होता है। SN2 में क्या चाहिए रहता है, लेस क्राउडिंग, वहां पर भीड़ आपको कम से कम चाहिए रहता है। जितना कम भीड़ उतना ज़्यादा रिएक्शन फास्ट। तो ऑर्डर के हिसाब से बात करूँ तो सबसे स्टेबल 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, यही तो हमको चाहिए। SN में स्टेबल कार्बोकेटाइन चाहिए तो सबसे स्टेबल होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसलिए ऑर्डर ये फॉलो करता है। SN2 में भीड़ कम चाहिए, सबसे कम भीड़ होता है 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में, बराबर। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, देखिए SN1 में बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो रहा था, इसलिए हमको न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग की जरूरत नहीं है, वीक न्यूक्लियोफाइल से ही काम हो जाता है। लेकिन SN2 में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए रहता है क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। बॉन्ड बनाना भी और बॉन्ड ब्रेक भी करना है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। नेक्स्ट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की बात करें तो यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए रहता है, जैसे एग्जांपल वाटर H बॉन्ड बना पाता है। लेकिन यहाँ पर आपको चाहिए रहता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि आपका यहाँ पर एसीटोन करके दिया है, CH3 डबल बॉन्ड CH3 H बॉन्ड नहीं बना सकता, पोलर है फिर भी H बॉन्ड नहीं बना सकता। स्टेप्स की बात करें, ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म था, देखे थे हम लोग SN1, लेकिन SN2 सिंगल स्टेप का मैकेनिज्म था। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ तो सर 2 स्टेप है, हम लोग स्टेप कंसिडर नहीं करते, एक ट्रांजिट स्टेट है, अभी तक कोई सेपरेट नहीं कर पाया एक स्टेप फॉर्म में, बस ऐसा हाइपोथेटिकली सोचा गया है, बस इसको स्टेप काउंट नहीं किया जाता। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर की बात करें तो यूनिमॉलिक्यूलर बराबर ना, क्योंकि रेट सिर्फ एक पे डिपेंड करता है।
ये बायोमोलिकुलर, क्योंकि इसका रेट दोनों पे डिपेंड करता है। अटैक, ठीक है। अटैक कहाँ के होता है, यहाँ पर फ्रंट साइड से भी होता है, बैक साइड से भी होता है, लेकिन SN2 में सिर्फ और सिर्फ बैक साइड से अटैक हुआ था, बराबर। इंटरमीडिएट की बात करो तो यहाँ पर कार्बोकेटन बनता है, ठीक है, और यहाँ पर पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन बन जाता है। एस कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो इसमें रेसिमाइजेशन होता है, मतलब वही रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, लेकिन SN2 में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इन्वर्जन होता है, ठीक है। आई होप SN1 और SN2 मैकेनिज्म बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।